हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आर शर्मा। तो दोस्तों, हमारी जो सीरीज चली हुई थी नई तालीम की ताल में ताल, इसमें आज हमारी साहित्य की दूसरी क्लास है। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हमारा जो साहित्य का है वह दूसरा जो आपका योजना है, पाठ है। इसके अंतर्गत आपने कुछ चीज़ें पढ़ ली है, जैसे कि हम हिंदी साहित्य, इतिहास, लेखन परंपरा के लिए जो आपने स्रोत ग्रंथ हैं कौन-कौन से हैं उन पर चर्चा हो चुकी थी। हिंदी साहित्य, इतिहास, लेखन परंपरा पे भी हमने 2-3 ग्रंथों के बारे में पढ़ लिया था। अब उसके आगे का इसमें आपको स्रोत ग्रंथ बता दिए थे। भक्तमाल है, 84 वैष्णवन की वार्ता है, 252 वैष्णवन की वार्ता है, कविमाला है। हिंदी साहित्य, इतिहास, लेखन परंपरा में जो आपको ग्रंथ है वो बता दिए थे। कौन-कौन से बता दिए थे? पहला इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी है, 1839 में आया। शिव सिंह सरोज ग्रंथ है शिव सिंह सेंगर के द्वारा, वो भी पढ़ लिया था। द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसके बारे में भी चर्चा हो चुकी थी। आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो अगला ग्रंथ है वह है मिश्र बंधु विनोद नाम से ग्रंथ आया था। और यह मिश्र बंधु विनोद किसने लिखा है? वह एक व्यक्ति का ना होकर 3 व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया एक संग्रह है, और इन तीनों को नाम दिया गया मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधु के द्वारा लिखी गई रचना का नाम है मिश्र बंधु विनोद। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा मिश्र बंधु में शामिल नहीं है या शामिल है। तो मिश्र बंधुओं में 3 व्यक्ति आते हैं। कौन कौन से व्यक्ति हैं? तो इसमें लिख लीजिएगा आप, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी। ऑप्शन में मैक्सिमम कृष्ण बिहारी मिश्र रहते हैं, ठीक है। कृष्ण बिहारी मिश्र रहते हैं, तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। तीनों ये आएंगे, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी। ये तीनों ने मिलकर मिश्र बंधु विनोद नामक रचना लिखी है। तो क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? तो ये 3 लोग शामिल हैं, और कृष्ण बिहारी मिश्र जो हैं वह शामिल नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम कृष्ण बिहारी मिश्र रहते हैं ऑप्शन में, बाकी इसके अलावा भी हो सकता है कोई, तो वो देख लीजिएगा आप। लेकिन आपने ध्यान रखना है, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी 3 व्यक्ति हैं जो मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं में शामिल हैं। इनके द्वारा जो ये ग्रंथ है वो कितने भाग में प्रकाशित हुआ? तो ये 4 भाग में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु विनोद कितने भाग में प्रकाशित हुआ? 4 भाग में। इसके पहले 3 भाग, आरंभिक जो 3 भाग थे, भाग 1, भाग 2, भाग 3, ये हुए 1913 में प्रकाशित। और जो चौथा भाग है वो 1934 में प्रकाशित हुआ। कुछ किताबों में ये 1914 था, तो ये आपने ध्यान रखना, 1914 नहीं है, 1934 है। 3 भाग 1913 में आए और चौथा भाग कब आया? 1934 में आया। इसमें कितने कवियों को शामिल किया गया? तो इसमें लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया गया है, और एग्जैक्ट डाटा रखना है तो 4591 जो कवि हैं या लेखक हैं उनका वर्णन इस ग्रंथ के अंतर्गत किया गया है। चलिए अगले और महत्वपूर्ण ग्रंथ की ओर बढ़ते हैं। अगला जो ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप एलटी का कोई कमीशन दो, पीजीटी का कोई कमीशन दो, या आप कोई भी टीजीटी हिंदी का पेपर दो, वहाँ ये जो व्यक्ति हैं या इनका जो इतिहास ग्रंथ है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो ये कह रहे हैं, पहली चीज इसके बारे में आपने ध्यान रखनी है कि इस परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया? 1929 में, एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में, ठीक। तो प्रकाशन कब हुआ? 1929 में हुआ, पहली चीज। दूसरा है, इससे पूर्व यह ग्रंथ, मतलब ये 1929 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ था, लेकिन इससे पहले भी इसका प्रकाशन हुआ था। तो ये कह रहे हैं कि इससे पूर्व इस ग्रंथ का प्रकाशन जो है वो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा किया गया। नागरी प्रचारणी
की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1893 में हुई थी, ध्यान रखना है। 1893 में नागरी प्रचारणी की सब स्थापना हुई थी और नागरी प्रचारणी सभा जो ये इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1896 है। तो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर, ठीक है, ये एक पत्रिका के रूप में आप मान सकते हैं, हिंदी शब्द सागर, इस पत्रिका की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से जनवरी 1929 में प्रकाशित हुआ। इसको ढंग से समझिएगा कि क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आता है कि बताएं हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो ये पहले हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा पहले ही प्रकाशित किया गया? तो नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित किया गया था जनवरी 1929 में ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पूरे 900 वर्षों को 4 कालखंडों में विभक्त किया। जैसे आपने पढ़ा था, जैसे द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो नामक ग्रंथ था, वह ग्रंथ 11 कालखंड में विभक्त था, काल विभाजन उसमें किया गया था, तो 11 कालखंड में विभक्त था। लेकिन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है यह 4 कालखंडों में विभक्त था। क्वेश्चन आता है कि शुक्ल जी ने 900 वर्षों को कितने कालखंडों में विभक्त किया है? तो ये किया है 4 कालखंडों में विभक्त किया है, ठीक है। चलिए सबसे पहला नाम इन्होंने क्या रखा था? यहाँ शायद नाम नहीं दिए गए होंगे। तो ये 4 कालखंड कौन कौन से? पहला है जो आपका है वीर गाथा काल, पहला नाम क्या है? वीर गाथा काल। दूसरा नाम इन्होंने दिया था भक्ति काल, तीसरा नाम दिया था रीति काल और चौथा नाम दिया था गद्य काल। शुक्ल के द्वारा अपने इतिहास ग्रंथ को कितने कालखंडों में बांटा? 4 कालखंडों में। पहला वीरगाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल, चौथा गद्य काल। तो 900 वर्षों कितने कालखंडों में बांटा? 4 कालखंडों में बांटा। शुक्ल जी ने जनता की चित्त वृत्तियों को आधार बनाकर काल विभाजन किया। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि शुक्ल के द्वारा जो काल विभाजन किया गया था उसका आधार क्या है? जनता की चित्तवृत्ति। या किस इतिहासकार ने जनता की चित्तवृत्तियों को आधार बनाकर काल विभाजन किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आगे कह रहे हैं शुक्ल जी का प्रथम क्रांतिकारी कदम। क्वेश्चन आता है शुक्ल जी का निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी कदम माना जाता है? प्रथम, पहला, मतलब जो उन्होंने लोगों से हटकर किया। वो क्या कह रहे हैं कि अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से भिन्न मानकर उसे आदिकाल की पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया। अर्थात ये कह रहे हैं कि कुछ विद्वान, इससे पहले के जो विद्वान थे, उन्होंने अपभ्रंश का जिक्र किया, अपभ्रंश के कवियों का वर्णन किया। वो कह रहे हैं कि जो हिंदी है वो एकदम नहीं बनी है। इससे पहले के जो लेखक थे या कवि थे, साहित्यकार थे, उन्होंने क्या बोला कि जो हिंदी बनी है वो अपभ्रंश से बनी है। और अपभ्रंश और हिंदी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। आरंभिक हिंदी लगभग अपभ्रंश से मिली जुली है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो अपभ्रंश है उसका वर्णन करना अनिवार्य था और हिंदी के साथ उसका मेल है, क्योंकि एकदम कोई दूसरी भाषा नहीं बनती है, उसी का एक रूप रहता है। तो इससे पहले के जितने भी इतिहासकार हैं उन्होंने अपभ्रंश के प्रसिद्ध कवियों का जिक्र किया है, वर्णन किया है अपने इतिहास ग्रंथ में। लेकिन शुक्ल जी ने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मान लिया और उसे आदिकाल की पूर्व पीठिका के रूप में बता दिया कि ये हिंदी साहित्य के जो आदिकाल था उसकी ये पूर्व पीठिका है, मतलब भूमिका के रूप में, ना कि हिंदी साहित्य का भाग है। तो इसका ये क्रांतिकारी कदम इनका माना जाता है। अगला कह रहे हैं इन्होंने सिद्धनाथ और जैन काव्य को, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिद्धनाथ और जैन काव्य को सांप्रदायिक कहकर साहित्य की श्रेणी से बाहर रखा है।
ठीक। हाँ, ये क्या कह रहे हैं कि जो सिद्ध लोग थे, जैसे सिद्धों में आपने देखा होगा 84 सिद्ध है, नाथ हैं, 9 नाथ हैं, जैन हैं, ठीक है? तो उनका जो ज़िक्र है, वर्णन है, साहित्य में मिलता है, किया गया है। लेकिन जो शुक्ल हैं, उन्होंने इन धाराओं पर, इन 3 जो हैं सिद्धनाथ और जैन, 3 धाराओं पर ये आरोप लगाया है कि ये सांप्रदायिक थे। इन्होंने लोगों के हित के लिए साहित्य नहीं लिखा, केवल अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लिखा है, तो इसको साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। तो सिद्धनाथ और जैन काव्य को इन्होंने जो है वो सांप्रदायिक कहकर साहित्य की श्रेणी से बाहर रखा। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा वह इतिहासकार है जिसने सिद्धनाथ जैन को सांप्रदायिक कहकर साहित्य की श्रेणी से बाहर रखा है? ऐसा क्वेश्चन आएगा। यह आएगा निम्नलिखित में से शुक्ल जी ने किसे सांप्रदायिक कहकर साहित्य की श्रेणी से बाहर रखा है? तो सिद्धनाथ और जैन उपरोक्त सभी, तो ये उपरोक्त सभी में आ जाएगा। ठीक। हाँ, बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी इसकी आलोचना करते हैं कि यदि हम सिद्धनाथ जैन को सांप्रदायिक कहकर बाहर रखते हैं, तो फिर जो भक्ति काल आता है, पूरा भक्ति काल है, वो भी तो भी सांप्रदायिक हुआ। किसी ने अपने धर्म के लिए कृष्ण की महिमा गाई, किसी ने राम की महिमा गाई है, तो उसको भी इस तरह से साहित्य की श्रेणी से बाहर रखा जाना चाहिए। तो ये जो तर्क है वो थोड़ा गलत सिद्ध किया कुछ विचारकों ने, शुक्ल के इस मत का जो है वो खंडन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो ग्रंथ है इसी परंपरा में, वो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया, और इसका प्रकाशन वर्ष 1938 है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने इस ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया। मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। रामकुमार वर्मा ने अपने ग्रंथ को या हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है वो कितने प्रकरण में विभक्त है? तो 7 प्रकरण में विभक्त है। तीसरा जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ में किस कालखंड का वर्णन किया गया है? मतलब उसमें कितना वर्णन किया गया है? तो इस ग्रंथ में 693 ईस्वी से लेके 1693 के बीच के जितने कवि थे उनका वर्णन किया है। मतलब इसका एक दूसरा भाग भी आना था जो कि नहीं आ पाया। ठीक है, ठीक। चलिए, तो ये हो गया कि इन्होंने किस कालखंड का वर्णन किया, 693 से लेके 1693 तक का वर्णन किया है। या वह कौन सा आलोचक है या वो कौन सा इतिहासकार है जिसने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 693 ईस्वी से माना है या 750 विक्रमी संवत से माना है? तो वो कौन हुए? रामकुमार वर्मा जी हुए। अगला जो इनका क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि इन्होंने अपभ्रंश का पहला कवि कौन है? स्वयंभू। इसका हम जिक्र करेंगे, बाद में वर्णन करेंगे। ये अपभ्रंश के कवि हैं स्वयंभू। इन्होंने अपभ्रंश के पहले कवि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। तो इनके ऊपर भी आरोप रहता है कि हिंदी और अपभ्रंश को समान ना समझा जाए। इन्होंने क्या किया? अपभ्रंश का जो पहला कवि है स्वयंभू, उसी को हिंदी का पहला कवि स्वीकार करते हुए 693 से हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल 993 ईस्वी से हिंदी साहित्य इतिहास का जो है वो आरंभ मानते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन जो है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखना शुरू हुआ या हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में जो रचनाएं लिखनी शुरू हुई वो 993 ईस्वी से हुई। लेकिन रामकुमार वर्मा इसका समय क्या मानते हैं? 693 ईस्वी मानते हैं। चलिए आगे हैं। इन्होंने आदि काल को संधि काल और चारण काल नाम दिया है। ध्यान रखें, चारण काल नाम देने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन है, ध्यान रखिएगा। जिसने सबसे पहले आदि काल को चारण काल नाम दिया वो जॉर्ज ग्रियर्सन है। क्वेश्चन आता है कि आदि काल को चारण काल नाम देने वाले व्यक्ति कौन है? तो सही जवाब ग्रियर्सन होगा। हाँ, यदि ग्रियर्सन ऑप्शन में ना हुआ तो रामकुमार वर्मा होगा, लेकिन सर्वप्रथम किसने नाम दिया है? जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया है। और यदि ऑप्शन में होगा कि आदि काल को चारण काल नाम देने वाले व्यक्ति कौन है,
जॉर्ज ग्रियर्सन, रामकुमार वर्मा, ए और बी दोनों, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस तरह से आ जाए तो ए और बी दोनों चुनें, क्योंकि दोनों ने ये नाम दिया है। सबसे पहले किसने दिया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। अब ये क्या कह रहे हैं कि इन्होंने आदि काल को संधि काल और चारण काल नाम दिया है। अब यहां पर दो दो नाम एक ही काल को क्यों दिए हैं? अर्थात हम मान रहे हैं कि इन्होंने आदि काल को क्या नाम दे दिया है? दो नाम, संधि काल और चारण काल। हालांकि इनके द्वारा जो काल विभाजन किया गया वो सबसे पहला नाम दिया इन्होंने संधि काल और दूसरा नाम दिया चारण काल। उसके बाद ही भक्ति काल पे आते हैं। तो जो संधि काल है 693 ईस्वी से लेके जो 1000 तक इनके मानते हैं, वो संधि काल में अपभ्रंश की रचनाएं हैं। अपभ्रंश की रचनाओं का वर्णन संधि काल के अंतर्गत किया गया है। अपभ्रंश की जितनी भी रचनाएं हैं वो किसके अंतर्गत है? संधि काल में। और जितने भी रासो कवि हैं, चारण कवि हैं, उनका वर्णन किया है आपके चारण काल के अंतर्गत। तो ये दोनों काल समझ आ गए। संधि काल अलग है, चारण काल अलग है, लेकिन आदि काल दोनों में आता है। मतलब ये आदि काल के अंतर्गत ही आता है, संधि काल भी और चारण काल भी। रामकुमार वर्मा ने संधि काल नाम अलग दिया है, चारण काल अलग दिया है। संधि काल में अपभ्रंश के कवि हैं, चारण काल में रासो साहित्य के कवियों का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये तीनों रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो ये भी प्रश्न तय है कि इन तीन में से कोई ना कोई किताब पूछी जाती है टेट या कमीशन में। तो ये तीनों किताबें याद रखनी, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। किसके द्वारा लिखी गई है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। इन्होंने हिंदी साहित्य का वास्तविक आरंभ भक्ति काल से माना है। मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आता है कौन सा विचारक है, कौन सा आलोचक है जिसने हिंदी साहित्य का वास्तविक आरंभ भक्ति काल से माना? इन्होंने बोला है कि वास्तव में हिंदी साहित्य की जो शुरुआत है वो भक्ति काल से हुई थी। आरंभ में आदि काल में तो केवल अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं जो है वो लिखी जा रही थी। इन्होंने 1000 ईस्वी से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी है। वास्तव में तो ये हिंदी साहित्य का शुरुआत कहां से मानते? 1000 ईस्वी से। लेकिन ठीक है, ध्यान रखना है 1000 ईस्वी से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी है, कहीं आप भक्ति काल से मान बैठे। भक्ति काल में क्या कह रहे हैं? हिंदी साहित्य का वास्तविक आरंभ। जैसे हम कहते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का पहला ग्रंथ कौन सा बताया था? तो स्तवार दला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। लेकिन हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का वास्तविक जो पहला ग्रंथ माना जाता है वो कौन माना जाता? मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उसी तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी है 1000 ईस्वी से, लेकिन हिंदी साहित्य का वास्तविक आरंभ माना है भक्ति काल से माना है। चलिए आगे बढ़िए। अगला कह रहे हैं यह प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने प्रमाणिक तथ्य के आधार पर शुक्ल जी का कई स्थानों पर विरोध किया है। ये जो स्टेटमेंट है वो गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा दी गई थी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रमाणिक तथ्य के आधार पर शुक्ल जी का जो है वो खंडन किया है, विरोध किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा 1965 में यह वैज्ञानिक पद्धति में अपनाया गया। और शैलीभद्र सूरी जो हैं वो हिंदी के पहले कवि इन्होंने माने हैं। ठीक है, ये तो हम बाद में भी पढ़ लेंगे वैसे। अगला है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ठीक है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा 1986 में लिखा गया है। और इस ग्रंथ के लिए चतुर्वेदी को कौन सा सम्मान मिला है? व्यास सम्मान भी मिला है। इसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये कुछ अन्य ग्रंथ है जिनका आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रीव्स, हिंदी साहित्य विमर्श पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी जी, हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास मोस्ट है सूर्यकांत शास्त्री, हिंदी भाषा और विकास हरिओद मॉडर्न, हिंदी लिटरेचर इंद्रनाथ मदान, खड़ी बोली, हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरत्न, हिंदी काव्यधारा राहुल संकृत यायन, ये भी महत्वपूर्ण है।
ठीक है। उसके आगे हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये भी महत्वपूर्ण है। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नागेंद्र की रचना है। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा, ये भी महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव का है। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे है। आधा इतिहास, इसमें केवल महिलाओं का वर्णन किया गया है ना, कि हाँ जी, आधा जो है वो जिसमें पुरुष कवि हैं, लेखक है, उनका वर्णन तो पहले कवियों ने कर दिया है, लेकिन महिलाओं का योगदान इसमें बहुत कम दिखाया गया, तो उसको दिखाने का इसमें प्रयास किया गया। तो ये रहे आपके कुछ ग्रंथ जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में आते हैं। तो चलिए अगली क्लास में फिर हम इससे आगे का जो है वो योजना है वो जारी रखेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आपको कोई सुझाव हो, विमर्श हो, प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।